गेट एग्जाम के बारे में एक कहावत कही जाती है और कहावत ये है कि गेट इज द गेटवे फॉर इंजीनियर्स। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज महेंद्र सिंह तोमर और आज की इस वीडियो में मैं आपको गेट एग्जाम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो देखते हैं हम लोग क्या कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। जानेंगे कि गेट एग्जाम क्या होता है, देन गेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि गेट एग्जाम में अपियर होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, देन गेट टेस्ट पेपर कि कौन कौन से ब्रांच के स्टूडेंट्स या कौन कौन से टेस्ट पेपर गेट एग्जाम में कंडक्ट कराए जाते हैं, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, उसकी हम बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट गेट 2024 की जो कट ऑफ है। एक्चुअली अभी मान लीजिए आप बीटेक फर्स्ट ईयर में है या बीटेक सेकेंड ईयर में है और आने वाले टाइम में आप लोग गेट 2025 या 2026 का जो एग्जाम में अपियर होने का अगर प्लान कर रहे हैं तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि जो मार्क आउट ऑफ 100 मार्क्स का एग्जाम होता है तो 100 में से कितने मार्क्स आने चाहिए, कट ऑफ कितनी जाती है गेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए, उसकी भी हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे बेटा यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 1 कैंडिडेट कि 2024 का जो अभी एग्जाम हुआ था फरवरी के अंदर, तो उसमें जो रिजल्ट आया तो ब्रांच वाइज है ना, CSIT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, EC, हर एक ब्रांच में जो टॉपर है उसका स्कोर कार्ड कितना है, उसका मार्क्स कितने हैं, ठीक है ना। ऑल इंडिया रैंक 1 कैंडिडेट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। देन गेट एग्जाम के माध्यम से कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उसके बारे में देखेंगे और जो गेट स्कोर कार्ड होता है वो कितने समय के लिए वैलिड होता है। चलिए बात करते हैं। और जो मैं आपको ये PDF आज दिखा रहा हूं यहाँ पे, इस PDF का लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल या गेटवे क्लासेस का जो एप्लीकेशन है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन है। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि गेट एग्जाम, जो गेट है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, इसकी ये फुल फॉर्म होती है, ठीक है। और ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। कौन कंडक्ट कराता है इसको, तो IISc बेंगलोर और जो हमारी ओल्ड IITs हैं, 7 ओल्ड IITs हैं, वो मिलकर के इसको कंडक्ट कराती हैं। जैसे अभी 2024 का एग्जाम IISc बेंगलोर ने कराया और आई थिंक 2025 का एग्जाम IIT रुड़की कराएगी। इसी तरह से वो रोटेशन चलता रहता है, कभी IIT रुड़की कराती है तो कभी IIT दिल्ली, कभी IIT खड़गपुर, इस तरह से। तो ये 7 IITs और IISc बेंगलोर मिलकर के ये जो गेट का एग्जाम है कंडक्ट कराया जाता है। देन हम देख लेते हैं यहाँ पर कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, कि गेट एग्जाम में कौन लोग हैं जो अपियर हो सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम बीटेक कोर्स की बात करें, है ना, बीटेक कोर्स की अगर हम बात करें तो जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, जो थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, है ना, करंटली थर्ड ईयर में हैं या फाइनल ईयर में हैं या पास आउट हो चुके हैं, वो सभी स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं गेट का। और गेट का जो एग्जाम है केवल बीटेक के लिए नहीं है, ये बाकी और कौन किसके लिए अवेलेबल है, यहां पर आप देख सकते हैं। जो इंजीनियरिंग के लिए वैलिड होता है, इंजीनियरिंग वाले दे सकते हैं इसको, टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्किटेक्चर, ह्यूमैनिटीज, ये सभी लोग गेट के एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, थर्ड ईयर या थर्ड ईयर के बाद सभी लोग, यानी थर्ड ईयर, फाइनल ईयर या पास आउट होने के बाद भी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। एंड देयर इज नो एज लिमिट टू अपियर फॉर गेट एग्जाम। गेट एग्जाम में अपियर होने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कभी भी आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना। और कितनी बार भी दे सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स है, कितनी बार भी आप एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहां पर कि जो गेट टेस्ट पेपर या जो सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। सिलेबस की जो PDF है वो मैंने लास्ट में अटैच कर दी है और पोस्ट भी कर दी है। ब्रांच वाइज सिलेबस होता है, CSIT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जितने भी ब्रांचेस हैं या फिर अदर कोर्सेस होते हैं, सबका जो सिलेबस है वो अलग अलग होगा। कुछ टॉपिक्स होते हैं कॉमन, जैसे एप्टीट्यूड हो गया या फिर आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है। चलिएगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल 30 पेपर्स यहां पर होते हैं। टोटल 30 पेपर्स जो है गेट एग्जाम में कराए जाते हैं। 30 पेपर्स का क्या मतलब हुआ कि जैसे ह्यूमैनिटीज है, एग्रीकल्चर है या बीटेक के जो कोर्सेस हैं ब्रांच वाइज, तो यहां पर फॉर एग्जांपल जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये एक सब्जेक्ट है, ये एक आपका पेपर है। इसी तरह से टोटल कितने पेपर्स हैं, 30 पेपर्स हैं। 2024 का ये डेटा है, ठीक है ना। ये कभी एक घट जाता है, कभी बढ़ भी जाता है। जैसे 2024 से पहले अगर 2023 की बात करें तो उसमें 2024 में एक पेपर ऐड हुआ है, दैट इज डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, DA, है ना, इसका कोड रहेगा DA। तो ये नया है, लिखा हुआ है यहां पर, ये एक नया पेपर, एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है गेट एग्जाम में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से ये टोटल
30 सब्जेक्ट्स कह सकते हैं या 30 पेपर्स कह सकते हैं जो गेट के अंदर कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है, ये आपके सब्जेक्ट या पेपर के नाम लिखे हुए हैं, गेट का जो टेस्ट पेपर है वो नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर उनके कोड लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोड रहेगा CS, और डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि 2024 में ये पेपर ऐड हुआ है, इसका कोड है DA। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का कोड EC रहता है, मैकेनिकल वालों का ME रहता है। इसी तरह से ये सारे पेपर और कोड यहाँ पर लिखे हुए हैं। नाउ अलाउड टू पेपर कॉम्बिनेशन 2020 के बाद, है ना, 2020 के बाद गेट एग्जाम में ये प्रोविजन हुआ कि आप 2 पेपर में भी अपीयर हो सकते हैं। 2 पेपर में भी आप अपीयर हो सकते हैं। बोले तो एक प्राइमरी पेपर है और दूसरा सेकेंडरी पेपर है। अब बात यह है कि जो कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना, कौन सा बच्चा मतलब हम कौन से 2 पेपर में अपीयर हो सकते हैं। एक तो आपका जो प्राइमरी पेपर होगा, जैसे आप CSIT से बीटेक कर रहे हैं तो आपके लिए जो CSIT वाला पेपर है वो होगा आपका प्राइमरी। तो अगर आपका CSIT प्राइमरी है तो सेकेंडरी कौन सा होगा, उसके लिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं उसको। यहाँ पर आप देखना मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे CS का कोड मैंने क्या बताया था आपको, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो कोड है वो CS है। तो जो आपका कोड होगा प्राइमरी पेपर का वो तो हो जाएगा CS। मतलब जो CS वाले स्टूडेंट्स हैं, बोले तो जो CSIT वाले स्टूडेंट्स हैं, CSIT वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर उनका प्राइमरी पेपर CS उन्होंने ऑप्ट किया है कि हमको CSIT का पेपर देना है, तो आप सेकेंडरी पेपर कौन सा दे सकते हैं, दूसरा पेपर कौन सा दे सकते हैं, सेकेंडरी पेपर दे सकते हैं आप DA, बोले तो डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेपर दे सकते हैं, EC का पेपर दे सकते हैं। इसी तरह से GE, MA, PH और ST, ये आप सेकेंडरी पेपर में इनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, या आपकी चॉइस है। जब आप गेट का एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे तो आप अगर ये प्राइमरी ले रहे हैं तो सेकेंडरी में आप इनमें से, आपके पास 6 चॉइस है ना। अब ये जो कोड लिखे हुए हैं आप देखना चाहते हैं तो ये पूरे सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं, कोड आप देख लीजिएगा और यहां से आप सब्जेक्ट देख लीजिए कौन कौन से आप सब्जेक्ट में दे सकते हैं। सिमिलरली यहां पर आप देखेंगे अगर आपका EC ब्रांच है, अगर आप प्राइमरी पेपर EC का भर रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो सेकेंडरी पेपर कौन सा होगा आपका, वो ऑप्शंस यहां पर दिए हुए हैं। तो 5 ऑप्शंस हैं, जैसे EC वाले सेकेंडरी ऑप्शन जो है CS का ले सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर दे सकते हैं, DA का दे सकते हैं, EE का दे सकते हैं, IN का और PH का दे सकते हैं। जो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर प्राइमरी पेपर उनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो सेकेंडरी पेपर में से वो लिख सकते हैं DA, IN, N और P। इस तरह से आप ऑप्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप चाहें तो केवल एक पेपर दे सकते हैं प्राइमरी, आप चाहें तो 2 पेपर भी लिख सकते हैं। दोनों की डेट अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 फरवरी को ये पेपर है तो आपका हो सकता है कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे आपका दूसरा पेपर होगा। अलग अलग डेट में अलग अलग टाइमिंग में आपका एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं दोनों। तो 2020 के बाद गेट एग्जाम में ये प्रोविजन हुआ कि आप 2 एग्जाम में 2 पेपर में अपीयर हो सकते हैं। एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन, दोनों पेपर का ये कॉम्बिनेशन है, इस तरह से बनता है। चलिए बाकी जो जितने भी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जिस भी ब्रांच के हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि ये PDF में आपको शेयर कर ही दूंगा एप्लीकेशन के अंदर भी, और हमारा जो गेटवे क्लासेस का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको मिल जाएगा ये। तो चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग आगे बात करेंगे कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है उसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, एग्जामिनेशन मोड होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड, CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। अलग अलग सेंटर में जो भी आपने एक्चुअली जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हो तो वहां पर आपसे पूछा जाता है, चॉइस भरवाई जाती है कि आपको कहां पर एग्जाम देना है। ठीक है ना, दिल्ली में एग्जाम देना है कि कैलकाटा में एग्जाम देना है कि मेरठ में एग्जाम देना है, तो आपसे 2-3 चॉइस भरवाई जाती है। तो आपके हिसाब से वो फर्स्ट मोस्ट प्रोबेबली जो है गेट के एग्जाम में आपको पहली चॉइस मिल जाती है, दूसरी तो मिल ही जाती है। तो जहां भी आपका सेंटर लगेगा, जिस भी शहर में, जिस भी सिटी में सेंटर जाएगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका ये टेस्ट होगा। ड्यूरेशन कितना होता है, ये 3 आवर्स का पेपर होता है आपका, 180 मिनट्स। ठीक है, ये आपका 3 आवर्स का पेपर होगा। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, 30 पेपर्स होते हैं, जो मैंने आपको बताए थे अभी। ये 30 पेपर्स हैं या 30 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से आप 1 या 2 में अपीयर हो सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने टाइप्स के आते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्किंग इन गेट एग्जाम। गेट एग्जाम में अभी जो है 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो आपका होगा MCQ, दैट इज बोले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और दूसरा टाइप है आपका MSQ, मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन, एंड द थर्ड वन इज NAT, दैट इज व्हाट, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। मैं एग्जांपल देकर के समझाऊंगा आपको, डू नॉट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो मैंने यहां पर एक एक क्वेश्चन ले लिया है, एक MCQ मैंने ले लिया, दूसरा MSQ और तीसरा
NAT। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, या तो ये 1 मार्क्स में पूछा जाएगा क्वेश्चन, या फिर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो MSQ, सॉरी पहले हम बात करेंगे यहाँ पे MCQ, बोले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स दिस, तो ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन होंगे ABCD, इसमें से केवल एक ही ऑप्शन सही होता है, ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको 4 में से MCQ में एक ऑप्शन करेक्ट करना है, जैसे इसका आंसर होगा D, तो आपने D पे टिक कर देना है। पॉइंट नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर, ये टाइप 1 हो गया। टाइप 2 कौन सा है आपका? MSQ, बोले तो मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। अब 4 ऑप्शंस में से एक भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकते हैं, चारों भी सही हो सकते हैं। अगर 2 सही है तो 2 पे टिक करोगे, चारों सही है तो चारों पे टिक करोगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस गिवन है ABCD, तो आप यहां पर आप देख सकते हैं A भी सही है इसका और D भी सही है। तो आपको जो सॉल्यूशन देना है वो A और D पे टिक करना है, A और D पर आपको क्या करना है? टिक करना है। ये हो गया दूसरा टाइप आपका मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन, एक से ज्यादा भी सेलेक्ट करने होंगे आपको, ठीक है। कंसिडर द, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें क्या होगा? एक क्वेश्चन आपको दे रखा होगा और आपको एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का होता है क्वेश्चन, है ना। फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, एक न्यूमेरिकल होगा, है ना, नाम से पता लग रहा है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। एक न्यूमेरिकल दे रखा होगा, उसका आंसर आपको निकालना है, और आंसर की जो वैल्यू आएगा आंसर आपका, वो आपको उसमें कीबोर्ड की मदद से आपको उसमें पुट कर देना है, ठीक है। हाँ, कीबोर्ड तो नहीं होता है, माउस की हेल्प से, सॉरी माउस होता है, माउस की हेल्प से आप क्या करेंगे? जो वैल्यू आएगी वो पुट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है और ये कुछ वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका जो आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद वो इतना आना चाहिए, तो 6596। तो आपने क्या करना है? माउस की हेल्प से आप क्या करेंगे? वहां पर वर्चुअल, एक चीज और मुझे यहाँ पर बतानी है ना, अभी वर्चुअल कैलकुलेटर की बात करेंगे, तो ये जो वैल्यू आ रही होगी आपकी, जो भी आंसर आपका आ रहा होगा आप उसमें फीड करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गए 3 टाइप के क्वेश्चंस। MCQ केवल एक ही ऑप्शन सही होगा, MSQ एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, और NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप, इसमें आपको आंसर निकालना है, रफ वर्क आप करेंगे, वो करके कैसा है वो नहीं दिखाना होता है आपको, तो क्या करना है? जो भी आंसर आएगा उसकी वैल्यू आपको पुट कर देनी होगी। तो ये न्यूमेरिकल आपसे इस तरह के ये 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। अब एक चीज और यहां पर समझिएगा कि या तो 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। जो आपका MCQ है, अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1/3 मार्क्स आपको रॉन्ग आंसर पे नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता तो आपको 2/3 क्या मिलती? नेगेटिव मार्किंग मिल रही होती। ध्यान देना, नेगेटिव मार्किंग केवल और केवल कहां पे? MCQ में है, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। MSQ और NAT टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ध्यान देना। एक चीज और समझना, ये कंफ्यूजन हो सकता है कि जैसे MSQ है, MSQ में आपको भी क्वेश्चन दिया गया और मान लीजिए उसके 4 ऑप्शन सही थे और आपने केवल 2 सही कर दिए, 4 ऑप्शन सही थे, आपने 2 पे टिक किया, तो ऐसा नहीं कि उसमें 50% मार्क्स मिल जाएंगे आपको, मतलब पार्शियल मार्किंग नहीं होगी। अगर 3 ऑप्शन सही है तो तीनों पे टिक करोगे तभी नंबर मिलेंगे, और 3 सही है आपने 2 पे टिक कर दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिएगा, दूसरी चीज जो आप यहां पर वर्चुअल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। जैसे आप इंजीनियरिंग के अगर छात्र हैं तो आप लोग जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने एग्जाम में ले जाते हैं, अलाउड होता है, और पहले भी गेट एग्जाम में अलाउड हुआ करता था, हम लोगों ने जब एग्जाम दिया था तब ये साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड था। लेकिन कई साल से क्या कर दिया है, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर को जो है अब अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। तो आप वर्चुअल कैलकुलेटर आपको मिलेगा स्क्रीन पे, तो वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज करके आप जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर तो चाहिए। तो जब आप गेट एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वर्चुअल कैलकुलेटर, अपनी जो प्रैक्टिस होगी गेट के क्वेश्चंस की, वो आप वर्चुअल कैलकुलेटर से ही करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ही हमारा चल रहा है अभी। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो पैरामीटर है हमारा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरह से होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जनरल एप्टीट्यूड जो आता है वो 15 मार्क्स का आता है ना, कि कौन कौन से जो अधिक, एक तो जनरल एप्टीट्यूड आएगा, एक जो आप अपने बीटेक के दौरान या कोई और जो कोर्स आप कर रहे हैं बीटेक के अलावा, जो भी कोर्स आप पढ़ रहे हैं, जिस भी कोर्स की आपको डिग्री है वहां से आपसे पूछे जाएंगे। तो जनरल एप्टीट्यूड के 15 मार्क्स होंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 13 मार्क्स होंगे, 13 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है, गुलशन सर आपको पढ़ा रहे होते हैं बेहतरीन तरीके से, तो जितना गुलशन सर ने पढ़ा दिया है वो सफिशिएंट रहता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, उससे कम ही पूछा जाता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस होंगे जो आप बीटेक में पढ़ रहे हो, जैसे आप CSIT के अगर मान लो स्टूडेंट हैं तो या मैकेनिकल का मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे, मैकेनिकल के अगर स्टूडेंट हैं या सिविल के आप स्टूडेंट हैं
तो आपसे 15 मार्क्स का क्या पूछा जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड। 13 मार्क्स का क्या पूछेंगे आपसे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो आपने सेम 1 में पढ़ा मैथमेटिक्स 1, सेम 2 में पढ़ा मैथमेटिक्स 2 और मैथमेटिक्स 4 आपने पढ़ा सेकंड ईयर में, ठीक है ना। तो वहां से आपको 13 मार्क्स का पूछा जाएगा। बाकी की जो सब्जेक्ट्स हैं आप पढ़ते हो टेक्निकल सब्जेक्ट्स, वो आपके होंगे 72 मार्क्स के। जैसे मैकेनिकल में थर्मोडायनामिक्स हो गया आपका, अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स हो गया। मतलब कहने का ये है, चाहे आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, जो टेक्निकल आपने पढ़ा है ना, बीटेक फर्स्ट ईयर में तो कॉमन सिलेबस ही होता है, तो वहां से तो जनरली एक सब्जेक्ट मिल सकता है। जैसे कंप्यूटर साइंस के लिए हो गया आपका सी प्रोग्रामिंग, मैकेनिक्स वाला जो सब्जेक्ट हो गया मैकेनिकल के लिए हो गया। बाकी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं गेट के एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो थर्ड सेमेस्टर से आते हैं आपके। तो जितना आपके थर्ड सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो कोर सब्जेक्ट हैं आप पढ़ रहे हैं ना, अभी थर्ड सेम में आपने 3 कोर सब्जेक्ट पढ़े, फोर्थ सेम के अंदर भी आप 3 कोर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो जितने भी आपके ब्रांच के अंदर कोर सब्जेक्ट होते हैं, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर मैं 8 सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं आपसे, 4 साल के अंदर कितने सेमेस्टर्स हैं आपके, 8 सेमेस्टर्स। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से सेमेस्टर के अंदर होते हैं सब्जेक्ट, तो मैं बता रहा हूं आपको थर्ड सेमेस्टर के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, क्योंकि वो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स होते हैं, एकदम बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, एंड दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। फिर फोर्थ सेम के भी हैं, फिफ्थ सेम के भी, सिक्स सेम के भी हैं। तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर को मिला लें तो वहां से काफी अच्छा वेटेज आपको देखने के लिए मिलता है। थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ और सिक्स सेम में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वहां से आपको काफी वेटेज आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये टोटल आपका होगा 100 मार्क्स का, है ना। टोटल आपका कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स। 15 मार्क्स हो गया आपका एप्टीट्यूड, 13 मार्क्स मैथमेटिक्स, और जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपने पढ़े बीटेक के दौरान 72 मार्क्स। तो टोटल मिलाकर के 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है गेट एग्जाम में, और टोटल 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 65 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, और 3 आवर्स का ये पेपर होता है, ठीक है ना। 3 आवर्स, 100 मार्क्स और 65 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, जिसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी होते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी होते हैं, और वो आपका एमसीक्यू हो सकता है, एमएसक्यू हो सकता है, एनएटी हो सकता है। आगे चलते हैं। तो ये कुछ यहां पर जो मैंने आपको ये बताया है अभी, ये किसके लिए बताया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन ऑल द पेपर्स, ऑल द ब्रांचेस, इनको छोड़ करके AR, CY, DA, इनको छोड़ करके इनके लिए क्या होगा, फिर जो बच गई ब्रांचेस इनके लिए क्या है, जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का है, और बाकी जो टेक्निकल है वो आपका 85 मार्क्स का है। इस तरह से आपका टोटल हो जाता है 100 मार्क्स, जिसके अंदर क्या है आपका DA भी है, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें मैथमेटिक्स उस तरह से नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका जो मार्किंग स्कीम होती है। तो क्वेश्चन कैरी 1 मार्क और 2 मार्क्स, जैसे मैंने आपको बताया, या तो क्वेश्चन 1 मार्क का होगा या फिर 2 मार्कर, 1 मार्कर और 2 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं। निगेटिव मार्किंग मैंने भी आपको हिंट दिया था, बताया था, फॉर रॉन्ग आंसर, अगर आपने रॉन्ग आंसर को सिलेक्ट किया है तो एमसीक्यू में निगेटिव मार्किंग होगी, है ना। और कितनी होगी, 1 नंबर का जो क्वेश्चन होगा 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ए रॉन्ग आंसर। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, फॉर 2 मार्क एमसीक्यू, है ना, तो 2/3 मार्क विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रॉन्ग आंसर, फॉर ए रॉन्ग आंसर। तो ध्यान रखना, जो निगेटिव मार्किंग है केवल और केवल किस में होगी, एमसीक्यू में होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होगी। एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ध्यान देना, मैंने हाईलाइट कर दिया है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर टू एमएसक्यू और एनएटी। बाद के जो 2 टाइप हैं, एमएसक्यू मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और ध्यान देना, जो मैंने बताया था अभी, एमएसक्यू मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन में भी कोई पार्शियल मार्किंग भी नहीं होगी, देयर इज नो पार्शियल मार्किंग। मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन में से अगर आपने जितने ऑप्शन सही हैं, 3, 4 या 2 ऑप्शन अगर सही हैं, अगर आपने वो सभी को सेलेक्ट नहीं किया, तो ऐसा नहीं कि 2 ऑप्शन सही थे, 1 सेलेक्ट कर लिया तो आपको उतने में नंबर मिल जाएगा। सो देयर इज नो पार्शियल मार्किंग। आगे देखते हैं हम लोग कि गेट 2024 के जो कट ऑफ मार्क्स हैं ब्रांच वाइज, आप CS, IT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, EC, आप किसी ब्रांच के हैं, तो यहां पर 2024 का डेटा हमने दिया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग में यहां पर आपको क्या दिखा रखा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितनों ने रजिस्टर्ड किया, कितने स्टूडेंट्स ने सिविल के अंदर एग्जाम फॉर्म फिल किया, तो वो यहां पर दिया हुआ है ना, कि 1,08,136 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, इतने लोगों ने अप्लाई किया, रजिस्टर किया गेट एग्जाम के लिए। और कितने लोग अपीयर हुए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड 85,869, है ना, 85,869 इतने लोग अपीयर हुए, बाकी लोगों ने पेपर छोड़ दिया।
अब जो कट ऑफ गई है यहां पर कैटेगरी वाइज है ना, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी वगैरह, ये 3 कैटेगरी है। तो जनरल के जो मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 कितने में से मार्क्स चाहिए थे आपको, यहां पर 100 का पेपर होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो 100 में से जिस स्टूडेंट के 28.3 मार्क्स आए होंगे, है ना, या 28.3 से ज्यादा मार्क्स आए होंगे, उसकी कट ऑफ निकल गई है। तो कट ऑफ मार्क्स कितने हैं, 28.3। ये किसके लिए है, सिविल के लिए। अगर आप सीएसआईटी का देखना चाहते हैं, ब्रांच वाइज दिया हुआ है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें कितने लोग अपीयर हुए थे, 1,52,652 1,52,652 लोगों ने रजिस्टर किया, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया एग्जाम के लिए। और कितने लोग अपीयर हुए एग्जाम में, 1,23,967। बाकी लोगों ने एग्जाम छोड़ दिया। कट ऑफ कितनी गई जनरल के लिए, 27.6। अगर आउट ऑफ 100 आपके 27.6 मार्क्स आ रहे हैं, आपके गेट की कट ऑफ निकल जा रही है, मतलब आपके घर पे गेट का स्कोर आएगा जो कि वैलिड रहेगा। अब उस गेट स्कोर का यूज आप कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं आउट ऑफ 100 कितने कम कट ऑफ जाती है। तो कट ऑफ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कट ऑफ निकालना एग्जाम में कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो अभी भी अगर एग्जाम बैठ जाते हैं तो क्योंकि 2-3 सब्जेक्ट से कट ऑफ तो निकल ही जाती है, समझ रहे हैं। मैं अपना स्कोर कार्ड भी आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा कि किस तरह का स्कोर कार्ड रहता है। जब मैंने एग्जाम दिया था तो वो स्कोर कार्ड मैं आपको दिखाने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिएगा, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो जिस भी ब्रांच के आप स्टूडेंट्स हैं, आप देख सकते हैं कि 2024 के अंदर गेट एग्जाम में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने फॉर्म फिल किया, कितने लोग अपीयर हुए, कितने लोगों ने एग्जाम छोड़ दिया, और जनरल की कैटेगरी और ये बाकी जो कैटेगरी है उनकी जो कट ऑफ है वो यहां पर दी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये और हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, 78,157 लोगों ने फॉर्म फिल किया, 63,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एग्जाम में अपीयर हुए, और जो कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 100 दैट इज ओनली 25 मार्क्स। 25 मार्क्स अगर आपके आ गए तो गेट स्कोर आपके घर आ जाएगा, है ना। चलिएगा, इलेक्ट्रिकल में कितनी कट ऑफ गई, 25.7। इसी तरह से आप ब्रांच वाइज देख सकते हैं अपना अपना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 83,000 लोग फॉर्म फिल किया, 65,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एग्जाम दिया, और 28.6 आउट ऑफ 100 मार्क्स इतना कट ऑफ गया। तो ये ब्रांच वाइज जितने भी पेपर्स हैं सबकी कट ऑफ मैंने दे रखी है। जिस भी ब्रांच का आप स्टूडेंट है आप चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ देख सकते हैं। चलिएगा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आपको ये तो पता लग गया कि यार कट ऑफ निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है ना, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, कट ऑफ तो निकल जाएगी। अब नंबर जो कितने आ रहे हैं आपके वो इंपॉर्टेंट है कि भाई जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता जाता है, बोलो यस और नो। तो मार्क्स जो है, गेट का स्कोर तो आ रहा है, कट ऑफ तो निकल रही है। अब कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स हैं आपके तो कितने ज्यादा हैं, तो जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उसी हिसाब से आपको गेट का जो स्कोर है वो आपको फायदा देगा, ठीक है। साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि यार रैंक 1 कितने पे आती है ना। ये हर साल बदल जाती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा बदल जाएगी। आपको एक आइडिया लग जाएगा, आपको आइडिया लग चुका है। अब जैसे मैंने आपको कट ऑफ बता दी कि भाई सीएसआईटी वालों की जो कट ऑफ गई है वो 27 गई आउट ऑफ 100, तो वो अगले साल हो सकता है कि 2-3 नंबर बढ़ जाए या 2-3 नंबर घट जाए, इतना ही तो होगा। लेकिन अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, है ना, आप चाह रहे हैं कि मैं भी एग्जाम में बैठूं गेट के एग्जाम में, तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि यार कट ऑफ निकालने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, और टॉपर बनने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए वो भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 1 कैंडिडेट 2024 की लिस्ट है ना, 2024 का जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था ये उसकी लिस्ट है। तो यहाँ भी ब्रांच वाइज आपको सब्जेक्ट वाइज जो है स्टूडेंट्स का नाम लिखा हुआ है, कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है, नेम ऑफ द कैंडिडेट। ये रॉ मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। ये रॉ मार्क्स का क्या मतलब होता है, एक्चुअली अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है एक ही ब्रांच का, तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि कुछ नंबर जो है घट बढ़ सकते हैं, लेकिन ये रॉ मार्क्स हैं, कितने मार्क्स उसने ऑब्टेन किए। और यहां पर ये स्कोर दिया हुआ है, स्कोर आता है आपका 1000 में से, मार्क्स आते हैं आपके 100 में से, स्कोर आता है आपका 1000 में से। तो आप देखेंगे यहां पर अगर हम एग्जांपल लें सिविल इंजीनियरिंग का, तो दीपक नाम का कैंडिडेट जिसका मार्क्स मिले, रॉ मार्क्स हैं 87.33। अब ऐसे 2 स्टूडेंट हुए जिनके मार्क्स बराबर आए 87.33, तो दोनों की जो ऑल इंडिया रैंक होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। तो 2 लोगों की यहां पर सिविल के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 आई, और जो तो 100 में से इतना स्कोर रहा उसका 87.33 मार्क्स ऑब्टेन किए, और 1000 में से जो स्कोर रहा वो 989 रहा है दोनों का, ठीक है। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो जिसने टॉप किया था 2024 में पीयूष कुमार नाम है, 90 मार्क्स आए हैं इसके आउट ऑफ 100, और स्कोर रहा है इसका 1000 में से 1000 स्कोर रहा है, ठीक है। गेट का स्कोर जो है
वो 1000 में से 1000 है। इसी तरह से अगर हम डेटा साइंस की बात करें, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये जो पेपर है ये अभी ऐड हुआ है 2024 के अंदर, एक ही पेपर इसका हुआ है अभी तक। नाम है बच्चे का, ये दिया हुआ है, इसके मार्क्स में कितने है 90, स्कोर 1000 रहा है इसका। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है ना, नाम ये दे रखा है आपको, 84 रहा है इसका, क्या 84 मार्क्स इसने ऑब्टेन किए हैं। इलेक्ट्रिकल में 3 स्टूडेंट्स ने बराबर बराबर मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 77 77 77, और स्कोर भी कितना रहा है इनका 1000 1000 1000, ठीक है ना। तो ये ब्रांच वाइज स्टूडेंट्स के, सब्जेक्ट वाइज स्टूडेंट्स के नाम दे रखे हैं और कितना मार्क्स मिला मैक्सिमम और स्कोर कितना रहा है। जैसे मैकेनिकल में सूरज नाम का बच्चा है और 84.67 इसको मार्क्स मिले और रैंक इसकी बनाई है, स्कोर इसका भी 1000 रहा है। तो आप ब्रांच वाइज जिस भी ब्रांच के आप हैं या जिस भी सब्जेक्ट के हैं, है ना, आप जिस भी कोर्स के हैं, जिस भी पेपर में आप इंटरेस्टेड हैं, वो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, देन अपॉर्चुनिटीज थ्रू गेट एग्जाम। गेट एग्जाम के माध्यम से कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मेनली आपको मिलती हैं। एक तो आपको एडमिशन मिलता है गेट एग्जाम के माध्यम से, जितने भी आईआईटीज हैं, जितनी भी एनआईटीज हैं, या जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं या इवन प्राइवेट कॉलेज हैं, वहां पर आपको एमटेक में एडमिशन मिलता है ना, मास्टर्स आप कर सकते हैं या फिर आप पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका गेट स्कोर रहेगा, वैलिड गेट स्कोर कैन बी यूज्ड फॉर एडमिशन। एमटेक में आप ले सकते हैं, पीएचडी में आप एडमिशन ले सकते हैं, है ना। कई बार हमको ऐसा लगता है कि यार हमने तो 12th में तैयारी करी थी किसके लिए, आईआईटी में जाने के लिए, तो वहां पर हम आईआईटी नहीं, बीटेक नहीं कर पाए, तो आप एमटेक कर सकते हैं। एमटेक अगर आपने कर ली है तो आप पीएचडी कर सकते हैं गेट एग्जाम के माध्यम से। तो ये एक तो एडमिशन में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जब आप गेट के माध्यम से आप एडमिशन लेते हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, तो आपको वहां पे फाइनेंस असिस्टेंस भी मिल रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एमटेक में एडमिशन लिया किसी भी कॉलेज में, चाहे वो आईआईटी हो, एनआईटी हो, या किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, तो आपको वहां पर अगर गेट स्कोर के माध्यम से आपने एडमिशन लिया है तो एमएचआरडी की तरफ से आपको एमटेक करने के लिए 12,400 रुपए मिलते हैं पर मंथ। जैसे जब मैंने एमटेक किया था तो मुझे 2 महीने के 8,000 पर मंथ मिले थे, लेकिन उसके बाद ये 8,000 से बढ़ के कितना हो गया 12,400। जब मैंने एमटेक किया था तो मुझे मिले थे 8,000 रुपए पर मंथ, अब ये कितना हो गया है 12,400। 2 महीने के बाद मुझे मिलने लगे थे कितने 12,400 पर मंथ, और ये 22 महीने के लिए मिलते हैं, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि 2 साल, और 2 साल बोले 2 साल का एमटेक होता है, मास्टर्स 2 साल की है, तो 24 महीने का नहीं मिलता है, 22 महीने का आपको मिलता है। वहीं आपको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है पीएचडी के लिए, तो वो 37,300 रुपए मिलता है शुरुआत के 3 सालों के लिए, और फिर 42,000 पर मंथ मिलता है आपको जो लास्ट के 2 इयर्स होते हैं ना। सॉरी, ये स्टार्टिंग के 2 इयर्स के लिए है, बाद के जो 3 इयर्स होंगे, 3rd ईयर से लेकर के 5th ईयर तक के लिए 42,000 पर मंथ का जो है अब वो आपको सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है एमएचआरडी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, और क्या अपॉर्चुनिटीज है, तो मैंने आपको 2 बता दी। एक तो एडमिशन से मिल जाएंगे आपको, दूसरा आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है एमटेक करने के लिए, पीएचडी करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका रिक्रूटमेंट। गेट एग्जाम के माध्यम से आपका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स केवल इसीलिए गेट का एग्जाम देते हैं ताकि उनको किसी पब्लिक सेक्टर में एक जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट सेक्टर में उनको जॉब मिल जाए। तो ये बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, है ना, कि यहाँ पर आप जो है गेट के माध्यम से डायरेक्ट, एक्चुअली जो गेट का स्कोर होगा आपका, जितना अच्छा स्कोर होगा, है ना, अलग अलग जो कंपनी है, अलग अलग जो पब्लिक सेक्टर है, वो अपना फॉर्म निकालते हैं कि जब आप अप्लाई करते हो, तो जब आप उसके अंदर अप्लाई करोगे तो फिर आपके पास कॉल आएगी। कई जगह तो डायरेक्ट इंटरव्यू होते हैं, और कई जगह ऐसा भी होता है कि एक रिटन एग्जाम भी लिया जाता है, इंटरव्यू भी लिया जाता है। लेकिन जो वेटेज ज्यादा दिया जाएगा मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर में, सभी के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर में जो गेट का स्कोर कार्ड होता है उसको वेटेज ज्यादा दिया जाता है एज कंपेयर टू इंटरव्यू, ठीक है। चलिएगा, तो ये आप देख सकते हैं। और जो आपका गेट का स्कोर कार्ड है, वैलिडिटी कितनी रहेगी उसकी गेट स्कोर कार्ड की, तो जब आपका गेट स्कोर कार्ड रिलीज हुआ है तब से 3 इयर्स तक उसका वो जो गेट स्कोर है वो वैलिड रहेगा। मान लो आपने आज मान लो 2024 का आपने एग्जाम दिया और आपका गेट स्कोर कार्ड आपके पास है, तो 3 साल तक वो स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा, आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। अब कौन सा कॉलेज मिलेगा आपको, आईआईटी मिलेगी कि एनआईटी मिलेगी या फिर कोई और प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ये डिपेंड करेगा कि जो आपका गेट स्कोर है वो कितना है, आपके कितने मार्क्स हैं। तो जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उतना अच्छी जगह आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बहुत ज्यादा मार्क्स अच्छे हैं तो आप पब्लिक सेक्टर में डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी और आपकी जॉब मिल जाएगी, बेहतरीन जॉब मिलती है, शानदार।
आपको लगता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि वो जॉब ना लेकर के, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं वो बढ़िया जगह से, बॉम्बे से, आईआईटी बॉम्बे से, आईआईटी दिल्ली से वो एमटेक करना चाहते हैं, है ना, स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो वहां चले जाते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कार्ड कैसा है। हाँ, स्कोर कार्ड अब आपका कार्ड मतलब आपकी जो कट ऑफ अगर निकली हुई है, तो आप कहीं भी अगर एडमिशन लेंगे किसी भी कॉलेज में, अगर आपको जहां भी एडमिशन मिल जाएगा आपके मार्क्स के हिसाब से, तो आपको जो मैंने बताया फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको मिल रहा होता है 12,400 एमटेक के लिए, और आपने पीएचडी करने जा रहे हो तो वहां पर आपको 42,000 रुपए के आसपास मिलते हैं। तो ये 3 साल की इसकी वैलिडिटी रहती है जब से ये रिलीज होता है। नेक्स्ट यहां पर मैंने एक CSIT का एक क्वेश्चन पेपर यहां पर अटैच कर दिया है, पूरी PDF 2023 का ये पेपर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर CSIT के स्टूडेंट है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे जो है पूछे जाते हैं। जैसे ये आप थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पर देखो इस तरह का मैं देखता हूँ कई बार जो डायग्राम है, जो आपको प्रज्ञा मैम पढ़ाती हैं, तो थ्योरी ऑफ मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके 3rd सेम 4th सेम 5th और 6th सेम के अंदर सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी आपका स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, AKTU हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर आप उनको ध्यान से पढ़ ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। गेट का जो सिलेबस है वो मोर देन 90% आपका मैच करता है। तो अगर आपने ये AKTU का एग्जाम बढ़िया से दिए, बढ़िया से आपने तैयारी करी, वही सब कुछ वहां भी आता है। बस जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस है वो थोड़ा बदल जाते हैं। गेट में न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा आता है। अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अगर आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तो आप गेट के एग्जाम को अच्छे से कर सकते हैं। न्यूमेरिकल अप्रोच आपकी थोड़ा सा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पेपर है, आप इसको यहां पर देख सकते हैं। तो मैंने जितना जानकारी इसमें थी वो मतलब बेसिक जानकारी जो थी मैंने आपको दे दी है, लेकिन गेट के बारे में कुछ और भी अगर चीजें छूट गई होंगी, आपके मन में अगर कोई सवाल चल रहा है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में आपका रिप्लाई कर देंगे। और जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, देखो मैंने क्या बोला आपको कि लास्ट टाइम IISc बैंगलोर ने कंडक्ट कराया एग्जाम, आई थिंक 2025 का रुड़की कराएगी। तो आप जो 2025 का एग्जाम देने वाले हैं, जो रुड़की की IIT रुड़की की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप विजिट कर सकते हैं, और वो गेट के लिए अलग से एक वेबसाइट होती है, तो उसको आप विजिट कर सकते हैं। और जो 2024 का डेटा जहां से मैंने लिया है, तो आप ये IISc बैंगलोर की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आप सर्च कर लीजिए गूगल में गेट 2024 ऑफिशियल वेबसाइट ऐसे करके, तो पूरी जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी। बाकी जो PDF है और जो ये तो मैंने एक पेपर दिया CSIT के लिए, बाकी जितने भी पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं, क्योंकि जब भी आप तैयारी करने का प्लान करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो PYQs तो आपको पहले लगानी होते हैं, मतलब बिना PYQs के तो आप तैयारी करेंगे नहीं। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सभी क्वेश्चन पेपर जो है हमने डाउनलोड करके गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन का एक फोल्डर बना दिया है। तो उसमें गेट क्वेश्चन पेपर के नाम से, गेट PYQ के नाम से आपको वहां मिल जाएंगे। CSIT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जिस ब्रांच के भी आप हैं वहां पर आपको ये पेपर मिल जाएंगे। आप वहां पर देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है, वहां भी आपको ये हम अपलोड कर देंगे। और सभी के लिंक जो है, जितने भी हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप हुआ या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है या एप्लीकेशन है, सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और बाकी जो भी और जानकारी की जरूरत पड़ेगी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर या तो हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको रिप्लाई करेंगे। चलिए, आप लोगों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।